बड़ी खबर, इजराइल हमास युद्ध से। हमास के हमले पर मोसाद का दावा। हमास ने 17 अक्टूबर तक 7,700 रॉकेट दाग दिए हैं। 470 से ज्यादा रॉकेट गाजा में ही गिरे हैं। 17 अक्टूबर को गाजा में अस्पताल पर हमला हुआ था। हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो ये इजराइल और हमास वॉर के बीच अपडेट है। 17 अक्टूबर को गाजा पर हमला हुआ था। इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी ये खबर। पहला हमला, इजराइल का पहला टारगेट तबाह। दूसरा हमला, इजराइल का दूसरा टारगेट उड़ गया। तीसरा हमला, इजराइल का तीसरा टारगेट तबाह। चौथा हमला, इजराइल का चौथा टारगेट तबाह। कुछ इस तरह इजराइल ने हिजबुल्लाह के सैनिक अड्डों को तहस नहस कर दिया। ये वीडियो लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की सेना के बड़े हमले का है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमले का वीडियो जारी कर एक नए युद्ध को शुरू करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के हवाई हमले से मिडिल ईस्ट में युद्ध के विस्तार की आशंका बढ़ गई है। वजह है इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ किए गए ताबड़तोड़ हमले। हमला नंबर 1, हमला नंबर 2, हमला नंबर 3, हमला नंबर 4, हमला नंबर 5। इजराइल के इन हमलों ने युद्ध को और खौला दिया है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला करने का दावा किया है। इस हमले में हिजबुल्लाह के भारी नुकसान का दावा किया गया है। जिस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह के अड्डे उड़ाए हैं, उससे यह बात साबित हो जाती है ये हमला इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले के जवाब में किया गया है। इजरायली सेना के मुताबिक इजराइल की सेना ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर उसी जगह हमला किया जहां से एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ी जा रही थी। हमले में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके मारे गए हैं। इसकी पुष्टि खुद हिजबुल्लाह ने की है। सवाल है, क्या इजराइल और गाजा के बीच छिड़ी जंग से पूरा मिडिल ईस्ट जलने वाला है? क्या युद्ध की चिंगारी गाजा के बाहर निकलकर लेबनान में भड़कने वाली है? क्योंकि इजराइल पर हमास के साथ साथ अब हिजबुल्लाह ने भी अटैक शुरू कर दिया है। वहीं ईरान लगातार इजराइल को धमका रहा है। बड़ा सवाल, क्या ईरान गाजा युद्ध के नए मोर्चे खुलने वाले हैं? इजराइल इस वक्त युद्ध के उस चौराहे पर खड़ा है जिसका एक रास्ता गाजा को जाता है, दूसरा रास्ता लेबनान को जाता है, जहां इजराइल के हमलों का जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह अपने हथियार और लड़ाकों के साथ तैयार बैठा है। युद्ध का तीसरा रास्ता सीरिया जाता है, जिसकी इजराइल से दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। चौथा और सबसे खतरनाक रास्ता ईरान को जाता है, जो हमास से लेकर हिजबुल्लाह का आका है। अमेरिका ने लेबनान में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। यहां तक कि उसने दूतावास में मौजूद गैर जरूरी कर्मचारियों को फौरन लेबनान छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। और तो और हिजबुल्लाह की धमकी की वजह से अमेरिका ने अपने नागरिकों को लेबनान की यात्रा न करने की भी सलाह दी है। वजह है हमास के साथ छिड़े युद्ध का लेबनान विस्तार।
नहीं, यहां से हम आगे नहीं जा सकते। यहां तो कोई आपको दिखेगा ही नहीं। इस गांव में कल एक मिसाइल से हमला किया था जिसमें 3 लोग घायल हुए थे हिजबुल्लाह ने, और पिछले 12 घंटे में 9 वैसे मिसाइल से हमले किए जिसमें इजराइल ने 4 को इंटरसेप्ट किया, 5 अपने टारगेट पे गिरे, लेकिन इजराइल भी हिजबुल्लाह के अब तक 10 आतंकवादियों को मार गिरा। यहां से हम आगे नहीं जा सकते। इस इलाके से हमारे लिए जाना ठीक भी नहीं है और जाने की इजाजत भी नहीं है, और कोई यहां नहीं दिख रहा। गांव से लोगों को हटा दिया गया है, दक्षिण के इलाकों में चले गए हैं। यहां से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि लेबनान का जो पोजीशन है वो टॉप में है, इसलिए उनको रणनीतिक तौर पे थोड़ा फायदा होता है। लेकिन आगे तमाम आर्मी के इंस्टॉलेशन जो कि डिप्लॉयमेंट होता है, टैंक, इसके अलावा दूसरी गाड़ियां, वो यहां तैनात है ताकि अगर फुल वॉर हो तो लेबनान और हिजबुल्लाह का जवाब दे सके इजराइल। इजराइल के खिलाफ हमास की ताकत को हिजबुल्लाह ने कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास वो सब कुछ है जिसके दम पर वो इजराइल पर अपना दबदबा बना सकता है। आधुनिक हथियार हो या फिर लंबी दूरी की मिसाइल, हर मोर्चे पर वो हमास से 10 गुना ज्यादा ताकत रखता है, और उसकी इसी ताकत का बाइडेन को डर है। दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू से बातचीत में बाइडेन ने सलाह दी है कि हिजबुल्लाह को ना उकसाया जाए, नहीं तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। सवाल है, गाजा पर चल रही इजराइल की बमबारी के बीच अचानक युद्ध का एपिसेंटर लेबनान की तरफ क्यों मुड़ गया है? क्या हिजबुल्लाह ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिए हैं जिसका ऑर्डर सीधा तेहरान से आ रहा है? आखिर क्यों इजराइल लेबनान बॉर्डर की तस्वीरें और खतरनाक होती जा रही हैं? लेबनान इजराइल बॉर्डर पे भी उस गांव में है जो कि सबसे करीब है, जिसकी सीमा लेबनान से लगती है। यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर लेबनान है, और ये मेतुला गांव है। आपको तस्वीरों में दिखा दे 360 डिग्री अगर मेतुला गांव का करे हम अपने कैमरे से, तो 270 डिग्री इसका लेबनान के साथ जुड़ता है, और महज 90 डिग्री जहां हम खड़े हैं, हम 90 डिग्री में आते हैं। 90 डिग्री इजराइल की सीमा। वो सामने जो आपको मिट्टी नुमा आकृति दिख रही है, यहां से दूर हमारे कैमरा पर्सन करम आपको दिखा रहे हैं, वो लेबनान का हिस्सा। और एक बार फिर बाईं तरफ करम आप दिखाइए गांव को, ये घूमिए आप, ये महज 90 मीटर 360 डिग्री में 90 डिग्री ये गांव है। 1500 की आबादी है। तमाम लोगों ने गांव को खाली कर दिया गया क्योंकि 2 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। आगे में मिलिट्री की तैयारी है। इस वक्त इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर आग लगी हुई है, और ये आग कब युद्ध को 10 गुना भड़का सकती है, इसके बारे में दुनिया में सिर्फ 4 लोग ही जानते हैं। पहले हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू, दूसरे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तीसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, और चौथे हैं यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव ईरान है। इजराइल के ऊपर हमले के लिए हमास को ईरान का सपोर्ट मिल रहा है। हमास के प्रवक्ता गाजी हमद इसे कबूल कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका चाहता है हिजबुल्लाह पर हमले के दौरान इजरायली सेना सावधानी बरते ताकि बड़ी जंग शुरू ना हो सके, क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास का मकसद एक ही है, और वो है इजराइल का विनाश। लेकिन दोनों संगठनों की जमीनी रणनीति और सैन्य क्षमताएं अलग अलग हैं। हमास एक सुन्नी चरमपंथी संगठन है, जबकि हिजबुल्लाह शिया संगठन है। लेकिन 1982 में वजूद में आए हिजबुल्लाह को हमास से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर माना जाता है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके पास 1 लाख लड़ाके हैं जो किसी भी देश की सेना पर भारी पड़ सकते हैं। इसके अलावा उसके पास करीब 1.5 लाख मिसाइलें हैं जो इजराइल के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने की ताकत रखती हैं। उसके हथियारों के जखीरे में आधुनिक ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार भी मौजूद हैं। इसीलिए ये माना जा रहा है कि अगर जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री हुई तो फिर इजराइल को इससे निपटने में नाकों चने चबाने पड़ सकते हैं। इसी बीच हमास और हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजराइल ने हमले की तैयारी का एक वीडियो जारी कर दिया, जिसमें इजराइल की सेना खतरनाक मिसाइलों और घातक हथियारों के जरिए अपनी ताकत दिखाती नजर आई। अपने इस वीडियो में इजराइल की सेना लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करती दिखी, और अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला बोलकर आर पार की जंग छेड़ दी है।
और अब खबर श्री हरिकोटा से, जहां तमाम बाधाओं और चुनौतियों से पार पाते हुए इसरो ने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च कर इतिहास रच दिया। इसरो ने रविवार सुबह 10 बजे श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट भी कहा जा रहा है। टेस्ट व्हीकल एस्ट्रोनॉट के लिए बनाए गए क्रू मॉड्यूल को अपने साथ ऊपर ले गया। रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लेकर 16.5 किलोमीटर ऊपर जाएगा और फिर बंगाल की खाड़ी में लैंड कर गया। इससे पहले शनिवार टेस्ट मिशन को सुबह लॉन्च 8 बजे लॉन्च करना था, लेकिन खराब मौसम के चलते इसे 8:45 पर फिर से रीशेड्यूल किया गया। लेकिन लॉन्च से पहले इंजन ठीक तरह से काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लॉन्चिंग स्थगित करनी पड़ी थी। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD1 mission. This is from SDSC Shar. The liftoff attempt of TVD1 could not happen today. Initially the launch was scheduled at 8 a.m. There was a postponement of the liftoff time to 8:45 due to weather situation. And we had a very smooth ALS. The automatic launch sequence leading up to the command to lift off the engine, but the engine ignition has not happened in the nominal course. We have to find out what went wrong with that. The vehicle is safe. The entire vehicle is very safe. We will have to reach the vehicle and then look at what has happened now. We will come back soon after analyzing what has triggered the automatic launch sequence holding the vehicle. So what has happened is that on board the computer which is doing this function, the ground checkout computer which is doing the function, has withheld the launch in view of the anomaly observed. So we will come back with the anomaly understanding and correct it and schedule the launch very soon. That will be announced a little later after the analysis is completed. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त परेड भी हुई। कार्यक्रम में रिटायर्ड डीजी पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सशस्त्र चीनी टुकड़ी द्वारा घात लगाकर किए हमले में पुलिस के 10 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन शहीदों और ड्यूटी के दौरान मारे गए अन्य सभी पुलिसकर्मियों की स्मृति में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश आज दुनिया में अग्रसर हो रहा है, इसकी नींव में आपके परिवारजनों का ये सर्वोच्च बलिदान है। ये राष्ट्र कभी इसको भुला नहीं सकता। मित्रों, हम सभी जानते हैं, किसी भी देश की सीमा की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, सजग पुलिस तंत्र के बगैर ये संभव हो ही नहीं सकता। और मैं जब से सार्वजनिक जीवन में आया हूं, तब से इस बात का अनुभव भी करता हूं और बार बार दोहराता हूं कि सभी सरकार के लिए, देश के लिए काम करने वाले सभी कर्मियों में सबसे कठिन अगर किसी की ड्यूटी है तो पुलिस के जवानों की होती है। दिन हो या रात, ठंड हो या गर्मी, त्योहार हो या आम दिन, कभी पुलिस का जवान अपने परिवार के साथ ना दीपावली मना सकता है, ना ईद, ना होली। वो हमेशा रक्षाबंधन जैसे मौके पर भी सुचारू रूप से देश चले, इसके लिए ड्यूटी पर तैनात होता है। न्यूज 18 राजस्थान का नया कीर्तिमान, यूट्यूब पर 50 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। यूट्यूब पर 5 मिलियन यानी कि 50 लाख सब्सक्राइबर। न्यूज 18 राजस्थान हर प्लेटफॉर्म में नंबर 1 है। टीवी, यूट्यूब और फेसबुक में लगातार नंबर 1 है। चुनाव में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मीडिया प्लेटफॉर्म, सबसे भरोसेमंद, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल। इलेक्शन मतलब न्यूज 18 राजस्थान, युवाओं समेत हर वर्ग की पहली पसंद। न्यूज 18 राजस्थान को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। प्यार और भरोसे के लिए
दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये न्यूज 18 राजस्थान का राजस्थान स्टेट में सबसे बड़ा कीर्तिमान 5 मिलियन सब्सक्राइबर, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान से जुड़े लोग, राजस्थान से जुड़े दर्शक, राजस्थान से जुड़ी जनता खबरों के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म हो, चाहे न्यूज 18 राजस्थान फेसबुक पे हो, चाहे न्यूज 18 राजस्थान यूट्यूब पे हो या फिर टीवी, इन सारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है न्यूज 18 राजस्थान को देखने के लिए, चुनाव से जुड़ी खबरों की अपडेट के लिए या फिर स्टेट से जुड़ी दूसरी खबरों के अपडेट के लिए। इसमें सभी आयु वर्ग के दर्शक शामिल हैं। तो दर्शकों ने दिल खोलकर न्यूज 18 राजस्थान पर प्यार लुटाया है। और इन दिनों जब इलेक्शन की खबरों के लिए बार बार दर्शक अपडेट कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा न्यूज 18 राजस्थान को खंगाला जा रहा है। अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, आपकी और न्यूज 18 राजस्थान के सभी कर्मचारियों की मेहनत रंग लाई है और 50 लाख सब्सक्राइबर व्यूअर्स यहां पर जुड़ गए हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी खबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खंगाल दे या फिर टीवी चैनल को ट्यून करने के समय राजस्थान का दर्शक सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान के प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। अरबाज, देखिए आसिफ, बात जब सोशल मीडिया के इस दौर में अफवाहों की जाए तो दुनिया बिल्कुल भी किसी पर भरोसा नहीं करती है। ऐसे में भरोसे के लिए जब किसी चीज को खंगाला जाए और किसी चीज को इस बात की मोहर लगा करके तस्दीक की जाए कि ये चीज भरोसे लायक है और हम अपनी हर चीज को क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए इस पर देखेंगे, जब तक इस पर नहीं होगा हम मानेंगे नहीं। आज से नहीं, मैं तब से बात कर रहा हूं जब ईटीवी राजस्थान हमारे चैनल का नाम हुआ करता था। उसके बाद से लेकर के हम न्यूज 18 राजस्थान हुए, जनता के भरोसे पर, उसकी कसौटी पर लगातार खरे उतरते रहे। अफवाहें चाहे कहीं भी कितनी भी तैरती रहे, लेकिन जब भी आम जनता को, आम दर्शक को यह एहसास हुआ कि हमें इस बात की तस्दीक करनी है कि यह बात कितनी सही है, कहां तक सही है, तो उन्होंने खोज करके हमें खंगाला है। और ऐसा ही अब इस बार देखिए कि YouTube के ऊपर हुआ है, जहां पर 50 लाख से ज्यादा लोग हमें रोजाना राजस्थान के अंदर खंगाल रहे हैं। चुनावी अफवाहों के इस दौर में जब उन्हें बहुत सी चीजें, बहुत सी गलत जानकारियां, बहुत सी मिसलीडिंग न्यूज मिलती है, तब वो खोज करके, तलाश करके न्यूज 18 राजस्थान को देखते हैं कि इस बात की तस्दीक करने के लिए, इस बात का भरोसा ढूंढने के लिए और इस बात को पुख्ता करने के लिए जब तक न्यूज 18 राजस्थान की मोहर ना लग जाए हम नहीं मानेंगे। और आपने बहुत ठीक कहा कि ऐसे दौर में जहां अफवाहें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर परोसी जाती हैं, वैसे में न्यूज 18 राजस्थान पर भरोसा किया जाता है उन अफवाहों को टटोलने के लिए। बहुत शुक्रिया अरबाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट से 25 किलोमीटर पर यह हादसा हुआ। एक वैन में तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से टक्कर मारी, अनियंत्रित होकर वैन पलट गई। वैन में सवार कुल 8 लोग, 5 की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 3 बच्चे भी घायल हुए। दिल्ली से झारखंड जा रहे थे सभी वैन सवार। थाना रब्बूपुरा क्षेत्र की यह घटना है। और यूपी की राजधानी लखनऊ में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनने जा रहा है। सीएम योगी ने आज निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। संग्रहालय में नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत, आईएनएस गोमती और उससे संबंधित उपकरण, मिसाइल, टारपीडो, कैनन आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। यह संग्रहालय नौसेना से संबंधित देश का पहला संग्रहालय होगा, जहां 5000 साल पहले के युद्धपोतों और जलयानों को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही नौसेना से जुड़े अन्य उपकरणों को भी रखा जाएगा। 23 करोड़ की लागत से बनने वाला संग्रहालय गोमती नदी के तट पर बनेगा। 37,200 वर्ग मीटर यानी कि 7 एकड़ में इकाना स्टेडियम बनेगा। इसके बनने से प्रदेश की जनता नौसेना की वीर गाथा देख सकेगी, सुन सकेगी। इस संग्रहालय में नौसेना में भर्ती की प्रक्रिया को भी समझाया जाएगा। साथ ही जन मानस के जरिए ऐतिहासिक जल यात्रा को भी देख सकेंगे।
उमेशपाल हत्याकांड में फरार 7 आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। शाइस्ता, जैनब, आयशा, नूरी समेत 6 लोगों की संपत्ति कुर्क होगी। फरार तीनों शूटर्स बमबाज, गुड्डू, मुस्लिम, साबिर और अरमान का घर भी कुर्क किया जाएगा। पुलिस ने धारा 82 के तहत कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए थे। नोटिस जारी होने के बाद भी आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस कुर्की करेगी। इससे पहले इन सभी के घर पर पुलिस ने मुनादी की कार्रवाई पूरी कर ली है। हालांकि पुलिस पहले भी माफिया अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ कई बार कुर्की की कार्रवाई कर चुकी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान भी अवैध बताकर जमींदोज कर दिया था। और कपाट बंद होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिर से केदारनाथ आने की चर्चा है। मौका भले ही कपाट बंद होने का हो, लेकिन तैयारी राज्यों के साथ देश में फिर सत्ता का द्वार खोलने की है और बीजेपी को भरोसा है कि बाबा केदार के आशीर्वाद से बीजेपी का बेड़ा पार जरूर होगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आखिरी दौर की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ आए थे और 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी अब तक 6 बार बाबा केदार के दरबार में आ चुके हैं। फिर एक बार 12 नवंबर को दिवाली के आसपास प्रधानमंत्री के केदारनाथ आने की चर्चा है। इस बार का दौरा जहां बतौर प्रधानमंत्री 7वां केदारनाथ दौरा होगा, तो 6 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। 12 नवंबर को दिवाली है तो 2 दिन बाद भैया दूज को कपाट बंद होंगे, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में दूसरे राउंड की वोटिंग इसके बाद होगी। बीजेपी को यकीन है कि बाबा केदार के दरबार में दर्शन पूजन करके प्रधानमंत्री जहां चुनावी राज्यों में कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को काउंटर करेंगे, वहीं केदारनाथ में आस्था रखने वाले पूरे देश के श्रद्धालु को भी साथ जाएंगे। तो निश्चित ही मोदी जी के यहां से आने से एक हिंदुत्व की लहर फिर जागेगी, पूरे देश में संदेश जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि इस यहां से जो आशीर्वाद भोले बाबा का मोदी जी लेकर जाएंगे, सब प्रदेशों के अंदर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। बीजेपी जानती है कि जो काम कई चुनावी रैलियां नहीं कर सकती, लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए केदारनाथ धाम से प्रधानमंत्री का एक संबोधन ही काफी है। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी की बातों में दम नहीं दिखता। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर और छत्तीसगढ़ में सीनियर ऑब्जर्वर प्रीतम सिंह के मुताबिक अब नतीजे बीजेपी के मन मुताबिक नहीं होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आते हैं और हर बार आकर के कोई ना कोई जुमला जो है देश और उत्तराखंड के लोगों को देने का काम करते हैं। लोग जो है भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं, अब उनके जुमलेबाजी में लोग आने वाले नहीं। कांग्रेस को भले ना लगे, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे को बीजेपी जानती है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद केदारनाथ है, जहां हर साल देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और अब कपाट बंद होने से पहले भविष्य के द्वार खोलने की तैयारी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। बच्चों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। बच्चों के डूबने की आशंका के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। नाग नागिन मंदिर के पास नहाते समय यह हादसा हुआ। मौके पर रेस्क्यू की टीम पहुंची। ये तस्वीरें कोटा की है और बताया जा रहा है कि यहां 3 बच्चे डूब चुके हैं। फिलहाल रेस्क्यू चलाया जा रहा है। अभी तक बच्चों का कोई सुराग नहीं लगा है। बताया जा रहा है नागिन मंदिर के पास की ये घटना है। गांव वाले, आसपास के लोग, रेस्क्यू टीम, पुलिस सब पहुंच चुकी है। ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट, क्या बच्चों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, नहाते वक्त 6 बच्चे जो है ये नहर नागिन मंदिर के पास नहर है वहां डूब गए थे। हालांकि राहगीरों ने, जो मौके पर मौजूद लोग थे, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए 4 लोगों को सुरक्षित
जो 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि 2 बच्चे अभी भी जो है लापता है। बताया जा रहा है ये बच्चे डूब गए। हालांकि जब तक उनका सुराग नहीं लग पाएगा तब तक ज्यादा कुछ इस बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है, पुलिस के आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू कर अब 2 बच्चों जो लापता है उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। बताया जा रहे हैं एक ही परिवार के ये बच्चे हैं और 6 बच्चे जिनके कोई गमजदा परिवार था, वहां से ये नहाने आए थे और उसके बाद में एक एक करके जब एक डूबने लगा तो दूसरे और तीसरे ने ऐसे करके 6 बच्चों ने छलांग लगा दी। एक को बचाने में दूसरे ने अपनी जान पे दांव खेला और उसके बाद में 6 बच्चे डूबने की सिचुएशन के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन फिलहाल 2 बच्चों का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस, डीएसपी, सीआई सहित पुलिस का भारी ओम प्रकाश, क्या रेस्क्यू टीम ने कुछ बताया? बच्चे निकाल लिए गए हैं? देखिए, रेस्क्यू टीम पहुंचने के पहले जो राहगीर थे, कुछ जो मौके पर मौजूद जो लोग थे, उन लोगों ने 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन फिलहाल 2 बच्चों का अभी तक सुराग हाथ नहीं लग पाया। हालांकि रेस्क्यू टीम अब पहुंची है, अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। उसके बाद में ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि वो रेस्क्यू पूरा कब तक होता है, क्योंकि जो शहर में पानी का बहाव भी तेज है, काफी गहरी जो है नहर है और बच्चे बताया जा रहा है कि तैरना उनको नहीं आता था, इसके कारण वो फिलहाल उनका सुराग हाथ नहीं लग पाया। हालांकि उसके बारे में पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं कह पा रही। लेकिन 2 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। 4 बच्चों को जो है वो बाहर निकाल लिया गया है। तो इस समय हम अपने दर्शकों को बता दें, जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है, इसमें से 4 बच्चों को राहगीरों ने ही बाहर निकाल लिया बिना रेस्क्यू टीम के। जब राहगीरों ने बच्चों को डूबते देखा तो फौरन 4 बच्चों को बाहर निकाल लिया, लेकिन 2 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। तो ये तस्वीरें उस नहर की है जहां पर बच्चे नहाने चले गए थे। बच्चों को तैरना नहीं आता था और जब पता चला कि 6 बच्चे यहां पर डूब रहे हैं तो आसपास से गुजरते लोगों ने फौरन 4 बच्चों को जैसे तैसे बाहर निकाला, लेकिन 2 बच्चे अभी भी नहीं मिल रहे हैं।